नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैक बोर्ड से हैं और क्लास 11th में है और आपका साइंस स्ट्रीम है तो आज का यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2019 में पूछे गए कंप्लीटली 50 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए हम लोग आज की वीडियो को करते हैं आगाज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो जी, सबसे पहले बात आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा कौन सा बोलो तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखते हैं इसमें कह रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है। तो ये तो है जी, ये भी है, ये भी है ना। टेंशन मेरा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, देखो लाइट जो होता है ना, लाइट ईयर हम सोचते टाइम का यूनिट है ना जी, ऐसा सोच लेते क्योंकि ईयर वहां पे आ जाता ना लेकिन याद रखना डिस्टेंस की यूनिट है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट्स इक्विवेलेंट टू, देखो कह रहा है कि वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है और 1 जूल किसके बराबर होगा? तो 1 जूल याद रखना 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है ना। 1 जूल किसके बराबर होगा बोलो तो 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है जी। अर्ग यहाँ पे क्या बोलो तो अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, ये बात याद रखोगे जी। चलो फटाफट कौन सा ऑप्शन सही लगा बोलो तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो पहले सबसे पहले बताओ एल क्या होता है? आर क्रॉस पी तो होता है ना। तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा जी? तो आर का हो जाएगा मीटर। मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्चुअली हम लोग इसको तोड़ लेते हैं पूरा, आर का रहने देते हैं जी और मास इनटू क्या कर देते हैं बोलो तो वेलोसिटी। चलो सबसे पहले मास का यूनिट बता दो तो केजी होता है जी। चलो वेलोसिटी का बता दो तो मीटर पर सेकेंड होता है ना। अच्छा डिस्टेंस का बता दो तो आर हो जाएगा ना, मतलब मीटर हो जाएगा, सॉरी। इसको बढ़िया से अरेंज कर लो तो केजी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी और पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे सर वैसा तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो एक बात और याद रख लो, आपको पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम का ना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया तो है जी, है ना। ऑप्शन बी इज द क्या बोलो तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है? पहला क्या? टेम्परेचर है, कॉफिशिएंट है, चार्ज है। ये सब तीनों जो है ना स्केलर है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन डिफिनेट नहीं होता। लेकिन इंपल्स जो होता है ना जिसके पास डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर है। तो कौन सा स्केलर नहीं है? इसका मतलब इंपल्स नहीं, क्योंकि वो वेक्टर है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देखो कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ना, और इसी का डायरेक्शन मान लेते वेक्टर ए का डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एन कैप का यूज करेंगे। एन मेरा यूनिट वेक्टर है, तो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर किसके बराबर, कौन सा फॉर्मूला सही होगा ना। तो याद रखना जो एन कैप होता है जी यूनिट वेक्टर होती है किसी वेक्टर का, हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, देखो जब भी कभी आपका एरिया का जिक्र करेगा ना जी, तो एक बात याद रखना, किसका किसका एरिया, उसको दोनों को प्रोडक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ टू ब्रेथ करते हैं ना। तो यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ जी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये एरिया का प्रोडक्ट हो गया, तो बताओ ये किसके बराबर होगा जी? तो जाहिर सी बात है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर तो होगा नहीं, एक्सेलरेशन के बराबर होगा नहीं, इंपल्स के बराबर क्यों होगा? इंपल्स बराबर क्या होता है बोलो तो फोर्स इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क डन क्या होता है बोलो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बोलो तो ऑप्शन डी, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। याद रखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, कहने का मतलब है कि लीनियर मोशन में जो मास है ना जी, वो रोटेशनल मोशन में कौन एक्टिव करेगा? किसके एनालॉगस होगा ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। देखो लीनियर मोशन में जो रोल मास निभाता है ना, किसमें बोलो तो लीनियर मोशन में। पता है एंगुलर मोशन में वही रोल पता है कौन निभाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निभाता है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए कौन सा टिक लगाओगे बोलो तो आप टिक लगाना ए। नेक्स्ट,
पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, देखो प्रोजेक्टाइल बॉडी में अगर कोई बॉडी है, सपोज दैट हम लोग यहाँ से इसको थ्रो करते हैं जी, तो इस तरह का पाथ वो फॉलो करता है ना, तो ये पाथ कैसा दिख रहा है बोलो तो? पाराबोला दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इलिप्स है नहीं, सर्कल है नहीं, कैसा बोलो तो? पाराबोला है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अ कपल प्रोड्यूसेस, कपल का क्या मतलब होता है? कपल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है जी, इस पे कपल का मतलब होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो मान लेते हैं इस बॉडी पे फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं F, तो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बोलो तो? अपोजिट हो जाएगा जी। तो इसको हम लोग कपल बोलेंगे। कपल का मतलब होता है दो फोर्सेस जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते बोलो तो? कपल बोलते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? लीनियर मोशन नहीं। जब कपल है तो इसमें कभी भी नेट फोर्स जो ना, नेट फोर्स निकालोगे ना जी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है बोलो तो? सेम है, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट है, तो घट ना जाएगा जी। वेक्टर एफ माइनस वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स तुम्हारा जीरो है तो लीनियर मोशन तो कर ही नहीं सकते बॉडी, एक ये बॉडी कभी लीनियर मोशन करेगी? एकदम नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा ओनली रोटेशनल मोशन, अच्छा लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन? लीनियर तो है ही नहीं, तो ये पूरा कैंसिल आउट करो इसको। नो मोशन, मोशन का मतलब रोटेशनल तो होगा ना, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो? जब इस तरह का बॉडी रहेगा, पता है ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर जाएगा, इस तरह से क्या करेगा बोलो तो? रोटेट कर जाएगा। देख रहे हैं ना मेरा पेन, इस तरह से क्या करेगा बोलो तो? रोटेट कर जाएगा जी। याद रखना, जैसे मेरा ये देखो फोन है ना, ये फोन देख लो जी, है ना, इस पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसको अपवर्ड लगाइए, इसको डाउनवर्ड लगाइए, तो ये बॉडी ऐसे करके क्या करेगा बोलो तो? रोटेट कर गया, रोटेट कर गया ना। तो इसीलिए ओनली रोटेशनल मोशन होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोशन करेगा ही नहीं वो, है ना। याद रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो एट पोल है, फिर मैक्सिमम एट द इक्वेटर है, फिर सेम एवरीवेयर, मैक्सिमम एट द सेंटर। देखो सबसे बड़ी बात है, मान लो तुम्हारी अर्थ है ना, ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो तो? इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोलो तो? इक्वेटर बोलते हैं जी, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलो तो? ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा क्या बोलो तो? पोल है जी। तो याद रखना जी का वैल्यू सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा पोल पे होता है। यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है बोलो तो? सबसे ज्यादा होता है, लार्ज होता है जी। अब जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी का वैल्यू क्या होता है बोलो तो? घटना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? पोल पे होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, द सेंटर ऑफ मास बॉडी कहाँ पे होता है ना? सेंटर ऑफ मास बॉडी कहाँ होगा जी? लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा? लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखो सेंटर ऑफ मास जो है ना, कोई जरूरी नहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसे मान लो जी तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर लगभग यहाँ पे जाएगा, है ना, लेकिन इमेजिन करो कि ये तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना, सेंटर ऑफ मास। हो सकता है इधर जो पोर्शन है बॉडी का वो आयरन से बनाओ, इधर जो है वुड का बनाओ, तो सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा नहीं, इधर ना शिफ्ट कर जाएगा वो। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा है। मान लेते इधर ज्यादा है, इधर आयरन से बना है, इधर वुड से बना है, और इस तरह का बॉडी है, तो तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर खोजोगे, तो कोई जरूरी वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा? कोई जरूरी नहीं है। चलो इसीलिए नहीं होगा। लाइज ऑलवेज आउटसाइड, देखो हमेशा आउटसाइड होता है ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना, अंदर भी तो होता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, अब इनसाइड हमेशा होता है ऐसा भी नहीं है, याद रखना। सेंटर ऑफ मास बॉडी के सरफेस पे भी होता है, ठीक है। मे लाइज विद इन और आउटसाइड, हाँ देखो ये जो ऑप्शन है ना डी, वो दिल को सुकून दे दिया जी, एकदम सुकून दे दिया ना, यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर और सरफेस पे भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इलास्टिसिटी, मतलब जो इलास्टिसिटी का जो हुक्स लॉ है ना, उसके अनुसार इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज, मतलब किसी बॉडी का स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। देखो हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट में, हुक्स लॉ क्या कहता है जी कि स्ट्रेस जो होगा वो सीधा समानुपाती किसका बोलो तो? स्ट्रेन का होगा। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे जी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, एक क्या आ जाएगा बोलो तो? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को पता है हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं ना। अच्छा स्ट्रेन को इधर ले आओ तो ई बराबर फाइनली क्या देगा बोलो तो? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन देगा मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्ट्रेस को अगर बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो इन दोनों का रेशियो में क्या अंतर होगा? तो याद रखना अगर इसको आप इंक्रीज करोगे जितना टाइम से, उसको भी आपको इतना ही टाइम से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है बोलो तो? एक प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट के बराबर होता है जी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसी कांस्टेंट के बराबर है ना जी। तो इसीलिए याद रखना इस केस में तुम्हारा रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इजी है जी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगाते हैं वो सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, मतलब डीपी बाय डी है ना, सीधा समानुपाती डीपी बाय डी। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू जो आता है 1 आ जाता है जी, इसलिए डीपी बाय डी हो जाएगा। तो बता दो जी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो तो बस फर्स्ट ही तो है जी, है ना, उतना क्या दिमाग लगाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले आप समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है ना। तो उससे पहले आप समझो वन राउंड ट्रिप, क्या समझे बोलो तो वन राउंड ट्रिप, इसका क्या मतलब होता है जी। वन राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि कोई आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी को ए से आप ले गए फिर बी पे ले गए ना, और फिर बी से ए पे ले जाइए, मतलब यहाँ से ले गए हैं यहाँ पे लाइए फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा दीजिए ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन राउंड ट्रिप। तो देखो अगर किसी भी फोर्स के द्वारा वन राउंड ट्रिप में किया गया जो कार्य होगा, टोटल वर्क डन होगा, अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो उस फोर्स को पता है हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे एग्जांपल्स के लिए इसको हम लोग चलो थोड़ा सा इस वर्टिकल डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं जी, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल से किस में कर देते हो तो मान लो वर्टिकल हम लोग कर दिए। अब कोई एक बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो यहाँ से इधर ले जाएंगे तो बॉडी इधर ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करेगा। तो देखो हम लोग पहले ए से बी निकाल लेते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग चलो अभी देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, भी हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के हम लोग चलते हैं और देखते हैं कंजर्वेटिव है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए से बी आप निकाल लो, तो ए से बी वर्क डन निकालो, टोटल वर्क डन जो होता है किसके बराबर होगा, तो वर्क डन ए से बी जाइए फिर वर्क डन बी से ए आइए, है ना, बी से ए आते हैं जी। देखिए बहुत समझिएगा, अगर हम लोग ए से बी जाते हैं है ना, ए से बी जाते हैं जी, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देखो अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो फोर्स हमेशा mg नीचे लगेगा जी, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा ना, तो उस केस में वर्क डन जो था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन इसलिए कोस 90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए माइनस mg एस हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका एस है, तो ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा अगर एस है तो ए से बी ले गए तो फोर्स नीचे लगेगा mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये ना होता है जी। तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त जब ये बॉडी बी से, इसी बॉडी को अगर आप बी से नीचे लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा और पृथ्वी भी नीचे खींचेगी ना, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो वहाँ पे कोस जो होता है वो कोस 0 डिग्री हो जाएगी, और कोस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, इसलिए प्लस में हो जाएगा जी mgs हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, तो घट के क्या देगा बोलो तो 0 दे देगा। तो बताइए जो नेट वर्क डन है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वन राउंड ट्रिप के लिए क्या आया बोलो तो 0 आया, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। पता है इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये भी क्या होता है बोलो तो कंजर्वेटिव होता है। लेकिन आपको कह रहे हैं कि कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब कहेंगे सर कैसे, तो देखो उसके लिए थोड़ा सा हम आपको इधर हिंट कर देते हैं जी, है ना, इसको थोड़ा सा चलो इधर चिपका देते हैं। ये तो देख लो ना मेरे पास इतना स्पेस है ना, इसी में बता देते हैं। इसे मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये बॉडी को हम इधर ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बोलो तो 180 डिग्री, और इसको हम लोग को लेना कहाँ पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे लेना, और इन दोनों के बीच का दूरी मान लो एस, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आप जानते हैं जी वो इन दोनों का बीच का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होता है म्यू होता है और एन होता है ना, ये तो होता है। लेकिन याद रखना जब हम इधर ले रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जब ये बॉडी यहाँ से इधर जाएगा तो इस डायरेक्शन में एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री बनाएगा दोनों, तो इस केस में भी जो फोर्स होगा जी वो भी आपका नेगेटिव में होगा ना, यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बोलो तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, वो हमें नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि वर्क डन नेगेटिव होगा। दो कैसे, वर्क डन हम लोग चलो ए से पहले ए से बी ले गए ना, तो ए से बी ले गए तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस एफ आर एस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बी से ए लाए, तो इस केस में भी क्या होगा माइनस आ जाएगा जी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है,
फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और ये बॉडी किधर ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अब इन दोनों को जोड़ो तो टोटल वर्क डन फॉर 1 राउंड ट्रिप के लिए निकालेंगे तो माइनस FRS फिर माइनस FRS, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2 FRS आया। तो बताइए क्या 0 के बराबर है? तो नहीं है, इसलिए ये जो है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था जी, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, पूरा हम डीपली समझा दिए। ये तो डायरेक्ट आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देना। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आ क्रेन लिफ्ट्स ऑफ मास इतना, एक क्रेन है जी जो लिफ्ट करता है, एक मतलब 100 kg कोई बॉडी है, कितना हाइट तक बोलो तो 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, कितना सेकंड के लिए बोलो तो 20 सेकंड के लिए। द पावर ऑफ द क्रेन इज, तो पावर पूछ रहा है और जी का वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप वर्क डन निकालने की कोशिश करो, वर्क डन निकल जाएगा जी, सब सारा पावर निकाल लेना, टाइम से डिवाइड कर देना। तो वर्क डन क्या होगा, mgh, m का वैल्यू कितना है, क्रेन का मास है 100 kg, अच्छा जी का वैल्यू बोल रहा है 10 ले लो, है ना, 10 ले लेना है, और हाइट तुम्हारा कितना दे रखा बोलो 10 है। इसको सॉल्व करो जी, तो 10 का पावर कितना है बोलो तो 4, इतना जूल आएगा ना, इतना जूल आएगा जी, ये क्या है वर्क आएगा। अब पूछ रहा है पावर, तो पावर बार बताओ जी, वर्क बाय टाइम होता है ना, तो वर्क कितना, 10 का पावर 4 जूल, अब बटा टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकेंड। तो जो इसको ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 जीरो डाल दो जी और यहाँ पे 20 लिख दो जी, तो एक एक तो तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1000, 1000 में 2 से भागा देंगे 500 आ जाएगा, और 5 ये जो होगा उसका यूनिट क्या होता है पावर का बोलो तो वाट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो, ऑप्शन आपका डी है सबसे लास्ट ना, चलो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, देखो कहने का मतलब ना, आपके पास एक रिंग है जी जिसका रेडियस दे रखा है r, जिसका टोटल मास m है, तो पता है ये जो एक्सिस है ना, सेंटर से जो पास करेगा, इसके अलग अगर वो रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है ना, वो किसके बराबर होगा बोलो तो mr² के बराबर होगा जी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का यूनिट पूछ रहा है, तो याद रखना सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है। अब तुम खुद पुट कर दो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो क्या बोलो तो न्यूटन पर मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, सीधा देख रहे हैं है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द ज्योमेट्रिकल सैटेलाइट इज, देखो जियो स्टेशनरी है, सॉरी दो समझो, ये मेरा अर्थ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ये मेरा अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी आपको दिखाई देगा, है ना, रुका हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अर्थ जिस स्पीड के साथ रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो भी उसी स्पीड के साथ रोटेट करेगी। तो हर पॉइंट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर आप यहाँ पे हैं, है ना, यहाँ पे हैं, तो आपको अगर इस सैटेलाइट को देख रहे हो तो अगर यहाँ पे चलाएंगे तो सैटेलाइट यहाँ पे चलाएगा जी, है ना। तो याद रखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट जब हम लोग निकालते थे कैलकुलेशन में, तो हाइट पता है 36,000 किलोमीटर आता था। तो डायरेक्ट ऑप्शन आप लगा दो जी, 36,000 किलोमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वैसा सैटेलाइट होती है जो अर्थ से रेस्ट में दिखाई दे ना, तो ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो, ठीक। और उसकी जो हाइट होती है प्रत्येक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 36,000 किलोमीटर होता है जी। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना जी, वो पता है हाफ होता है आई होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन डी, ये आई ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना एक साइंटिस्ट के नाम पे जी, जिसका नाम है पॉइजलस। तो पॉइजलस का पहला 5 लेटर लिया गया है पॉइज, है ना। तो पॉइज जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है ना, ईटा होती है ना, उसका यूनिट होता है जी, याद रखोगे पॉइज। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक बेस्ड ऑन, कह रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पहले होता क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है बोलो तो कांस्टेंट रहता है। तो जब ये कांस्टेंट रहता है तो ये किससे रिलेटेड कर रहा है बताइए, तो ये कहने का मतलब टोटल एनर्जी तो है, इसका मतलब क्या बोलो तो टोटल एनर्जी जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमेशा क्या रहेगा बोलो तो कांस्टेंट रहता है जी, सेम रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही होगा डी। चलो नेक्स्ट,
A particle moving in circular path of radius r and velocity v, then the centripetal acceleration. देखो एक पार्टिकल है जी जिसकी वेलोसिटी कितना है v है और एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है जी जिसका रेडियस r है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना बोलो तो v है। तो पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो v स्क्वायर बाय r होता है ना। अगर आप ऐसे नहीं जानते तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो जानते हो ना, या तो आप ऐसे जानो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है mv स्क्वायर बाय r, है ना। तो ये मास हो गया और ये क्या हो गया बोलो तो एक्सेलरेशन हो गया। तो इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं ना, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जी। तो v स्क्वायर बाय r आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। देखो शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है ना वो डायरेक्ट डिफिनेशन से जी उसको हम लोग शेयर मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है ना वो यही होता है, क्या बोलो तो d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर होता है जी, और प्लस हम लोग जानते हैं ओमेगा स्क्वायर x होता है इक्वल टू 0 होता है। इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो d2x बाय dt स्क्वायर अब इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x देगा ना। तो कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा है हम लोग जानते हैं ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का मतलब ही होता है ना उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा ना। मान लेते हैं कि कोई मेरे पास एक पेंडुलम है जी, ये क्या बोलो तो कोई पेंडुलम है। अब इसका सेकंड पेंडुलम का मतलब है कि एक बार कंप्लीट चक्कर लगाने में वो 2 सेकंड लगाता है ना, तो इसको हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बोलो तो 2 सेकंड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए कंडक्शन सॉलिड में हीट ट्रांसफर करता है, कन्वेक्शन लिक्विड में करता है और रेडिएशन एयर में करता है या वैक्यूम में करता है। तो सबसे ज्यादा हीट का जो ट्रांसफर होता है ना फास्ट मोड में वो रेडिएशन करता है। क्यों? क्योंकि वो सन हमसे कितना दूर में है जी ना, वहां से जो लाइट रेडिएशन होती है जो सन लाइट होती है वो कितना फास्ट आता है ना, इससे फास्ट क्या है कुछ नहीं है। तो रेडिएशन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इससे ज्यादा फास्ट मोड कुछ नहीं होता हीट का जी। नेक्स्ट, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या जी कि आपके पास सपोज दैट इस तरह से 3 सिस्टम ले लेते हैं, ये सिस्टम आपका ए है, ये सिस्टम आपका बी और ये सिस्टम सी है। कहता है कि अगर ए और सी जो है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ बी और सी भी होगा, बी और सी भी होगा जी ना। अगर सिस्टम ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और साथ ही साथ सिस्टम बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो कहता है ए और बी भी जो सिस्टम होगा ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड होगा जी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बोलो तो डी। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम पहले कहते किसको? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जी जिससे ना आप पार्टिकल का एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों का एक्सचेंज बंद है ना, उसी को आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जब ना हीट का ट्रांसफर होगा ना सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, तो हमेशा कंजर्व रहेगा ना। क्योंकि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या जानते हैं बोलो तो किसी सिस्टम में आप हीट देंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ काम करेगा। तो जब हीट ही नहीं आप ट्रांसफर करेंगे तो कहां से उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा जी, इसलिए क्या रहेगा बोलो तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा जी। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अब ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर सेम रहे ना घटे ना बढ़े, ऑप्शन सी क्या होगा बोलो तो करेक्ट। Cp बाय Cv फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मान लेते मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों मॉलिक्यूल को डायटोमिक गैस है तो ये दोनों कहीं ना कहीं ज्वाइंट होता है, तो जितना ज्वाइनिंग है उतना के का वैल्यू लिखेंगे ना, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, तो 1 हो जाएगा। और पार्टिकल 2 है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है सबसे पहले Cp बाय Cv, तो देखो सबसे पहले निकालते कैसे हैं, याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना वो 3n - के होता है जी। तो यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, 3 का 3, पार्टिकल कितना है 1 और 2 है, दो ही एटम, दो ही पार्टिकल है ना, दो ही एटम है तो 2 लिखेंगे। कंस्टेंट कितना है तो के का वैल्यू 1 है, तो 3 दूना 6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा बोलो तो 5। अगर आपको 5 निकल चुका है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो याद रखना गामा को ही हम लोग बोलते हैं Cp बाय Cv, और पता है इसका फॉर्मूला होता है जी, याद रखना 1 + 2/f। क्या याद रखो बोलो तो 1 + 2/f। तो चलो f का वैल्यू 5 लाए थे, यहाँ पे पुट कर देते हैं जी, तो 1 + 2/5 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, 5 यहाँ पे चला जाएगा तो ऊपर जो 7, नीचे क्या देगा बोलो तो 5। तो याद रखना डायटोमिक गैस के लिए Cp बाय Cv का जो रेशियो होती है वो कितना होता है बोलो तो 7/5 होता है जी। तो 7/5 देखो लास्ट में है जी, तो लास्ट वाला का टिक लगा दो, है ना।
परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो परफेक्ट गैस जो परफेक्ट गैस कहो या आइडियल गैस इक्वेशंस कहो तो याद रखना पीवी बराबर होता है एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। लेकिन इसी इक्वेशंस को अगर हम लोग पता है 1 मोल के लिए लिखें तो एन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो पी भी बराबर आरटी होगा, जहां पे पी क्या है बोलो तो किसी भी सिस्टम का प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, आर मेरा गैस कांस्टेंट है, टी मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा जी, मैच कर लो, तो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी है जी। नेक्स्ट, आइसोथर्मल इक्वेशंस मतलब आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो आइसोथर्मल में क्या होता है ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है बोलो तो कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर आपका जो है सो आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है। आप ऐसे ऐसे समझो जी, आइसोथर्मल इक्वेशन है ना, तो आइसोथर्मल इक्वेशन में क्या होता है पीवी बराबर हमेशा क्या होता है बोलो तो कांस्टेंट होता है, पीवी बराबर क्या होगा बोलो तो कांस्टेंट होता है ना। और एडियाबैटिक में क्या होता है पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है याद रखना। तो हमें पूछ केवल क्या रहा है बोलो तो आइसोथर्मल के लिए कौन सा ऑप्शन सी होगा बोलो तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो हाफ केटी होता है ना। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा वो हमेशा याद रखना हाफ केबीटी होगा। यहाँ पे क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, इसलिए बी क्या होगा बोलो तो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे तो बेस में एन लिख दिया है जी, जो मिस्टेक टाइपिंग हो गया, बी लिखना चाहिए था, याद रखना। द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर विच हैज सेम नंबरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, वो बहुत गहरा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखना जी, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री ऑफ सेल्सियस मान लेते हैं सी से, ये दोनों बराबर है, तो इसके बदले मान लेते हैं हम लोग एक्स ना, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स माने। एक इक्वेशन याद रखना कि एफ बराबर जो फ़ारेनहाइट होता है जब हम लोग कन्वर्ट करते थे ना, तो वहीं से हम लोग ले रहे हैं, तो 9/5 होता है इंटू सी और प्लस 32 हो जाएगा जी। अब एफ के बदले भी एक्स और सी के बदले भी एक्स रखो, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 9 इसके बदले भी एक्स हो जाएगा बटा 5 प्लस क्या बोला तो मतलब 32। एक्स निकालना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक्स के एक्स रहने दो जी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ना, तो 9x प्लस ये है ना 32 से मल्टीप्लाई करो जी, तो जो 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा और 35 15 16 है ना। अब बटा कितना आएगा बोले तो 5 आएगा जी। अच्छा ये 5 को इधर ले जाओ जी, तो 5x इधर क्या देगा बोले तो 5x देगा जी, इधर आपका 9x देगा और प्लस 160 है जी। अच्छा इसको उठा करके इधर ले जाते हैं है ना, और इसको उठा करके इधर ले जाते हैं, तो देखो तो 9x माइनस 5x, इसको उठा करके इधर लेंगे, इसको उठा करके इधर ले आओ जी, तो ये माइनस 160 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा और बचा है, 9x में 5x जाएगा तो 4x बचेगा जी, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x और इधर क्या बोलो तो 160 है माइनस में, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, x बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस 160 बटा 4 आएगा, इसको भागा दोगे 4 से तो माइनस 40 आएगा जी। तो याद रखना, क्या याद रखोगे कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बराबर होता है माइनस 40 फ़ारेनहाइट का। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना जी, या तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको दे देगा या तो ये कह देगा। तो याद रखना माइनस 40 वह वैल्यू होती है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है जी। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, मेयर्स फॉर्मूला फॉर द रिलेशंस बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। अब तक तो मेयर फॉर्मूला बहुत सिंपल है जी, कि सीपी जो होता है और माइनस सीवी होती है वो आर के बराबर होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो सी। नेक्स्ट, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, एक प्रोसेस रिवर्सिबल कब कहलाएगा इसका, अगर तो याद रखना अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को हम लोग रिटेन कर सकते हैं ना, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या होगा बोलो तो ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो, ऑप्शन कह रहा था सिस्टम रिटर्न टू द इट्स ओरिजिनल, केवल सिस्टम से काम नहीं चलेगा, सराउंडिंग रिटर्न केवल सराउंडिंग से भी काम नहीं चलेगा जी, बोथ द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जो ऑप्शन सी है ना जी वो बिल्कुल सही है, आप टिक लगा देना सी। नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है बोलो तो बी बाई टी वॉल्यूम बाय टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में आप तो पढ़े होंगे जी। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है
QL डिवाइडेड बाय A चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम। जहाँ पे Q क्या है जी, Q का यूनिट एक्चुअली हीट है वो जूल हो जाएगा, और इसका जो है लेंथ है वो मीटर हो जाएगा जी, एरिया क्रॉस सेक्शन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन हो जाएगा, और समय है तो इसका क्या होगा बोलो तो सेकंड हो जाएगा। देखो एक मीटर कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, बाकी सब तीनों नीचे ऊपर ले जाओ जी, तो पर सेकंड, पहले पर सेकंड लिखो, फिर पर केल्विन है, सॉरी पर मीटर होगा ना, ऑप्शन जैसा दे रखा है उसी तरह इसको पहले ले गए हैं, फिर अगर केल्विन को ले जाओ, फिर मीटर को ले जाओ, है ना। तो इस अनुसार से तुम देख सकते हो कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसका यूनिट कुछ ऐसा होता है। कौन सा ऑप्शन सही बोलो, ये नहीं होगा, हाँ ये वाला ऑप्शन, ये भी नहीं होगा जी। लास्ट देखो, अच्छा पर सेकेंड, पर मीटर, पर केल्विन, है ना, तो वैसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, किसी को बना दो, है ना, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। मान लेते पर केल्विन या -1 कर देना, है ना, क्या कर देंगे बोलो तो -1 कर देना जी, तो आपका डी क्या है बोलो तो ऑप्शन सी होगा। मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी गैस सिस्टम को अगर बाहर से आप हीट देते हो तो हीट दो रूप में खर्च होगा, किसमें, कुछ उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, और कुछ वो काम करेगा ड्यू टू राइज इन वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है दो रूप में ही खर्च हो रहा है, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जी, तो किस पे डिपेंड करेगा बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सी आपका करेक्ट आंसर है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस, देखो मोनोटोमिक गैस में एक ही होगा, है ना, एक ही एटम है, तो एन का वैल्यू कितना बोलो तो 1, इसमें कोई कंस्टेंट नहीं लगेगा, है ना, कोई कंस्टेंट नहीं लग रहा है ना। तो बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है 3n - के लिखते हैं ना, तो 3 का 3 लिखो जी, n का वैल्यू यहाँ पे कितना 1 है और -0 है, तो फाइनली कितना आ रहा है बोलो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे, ऑप्शन ए ही तो है आपका ना, 3। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, देखो ये फॉर्मूला बहुत, ये क्वेश्चन ना बहुत बार हम बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हो जी। आज रखना कि अगर मतलब ह्यूमिडिटी आपका बढ़ेगा तो ये जो साउंड का स्पीड है वो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि तो एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का, याद रखना है ना, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है जी, याद रखना √गामा p बाय रो होता है ना। याद रखना p मेरा प्रेशर है, रो मेरा डेंसिटी है, और गामा मेरा क्या बोलो तो, गामा मेरा मीडियम का है वो। तो जो याद रखना, अगर डेंसिटी जो होता है ना, ह्यूमिडिटी का जो होता है, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा उसका डेंसिटी घटता है, और डेंसिटी घटेगा, यहाँ देख लो डेंसिटी घटेगा तो क्या बढ़ जाएगा बोलो तो वेलोसिटी साउंड का बढ़ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या बोलो तो आपका सी होगा। अच्छा एक क्यों नहीं होगा इंक्रीज इन प्रेशर, आप देखते हो तो बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का है, तो पी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, याद रखना कि अगर किसी भी गैस सिस्टम का जिसमें साउंड मूव करे अगर प्रेशर बढ़ाने जाओगे ना तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा उसी रेट से, तो इसलिए पी बाय रो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, याद रखोगे ठीक है। और ये तो क्वेश्चन में गलत, ये तो ऑप्शन में गलत है जी, तो ये आपका क्या होगा तो सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर, जो साउंड वेव सबसे ज्यादा ना, बहुत ज्यादा आपको जो है ना सॉलिड में मूव करता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ लो, मान लो 1 किलोमीटर का कोई लोहे का पाइप है जी, यहाँ पे कोई एक हथौड़ा मारा, तुम यहाँ से सुन रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता है दो साउंड सुनाई देगा, एक जो इस आयरन से होकर के जाएगा वो सबसे पहले सुनाई देगा, और इसके बीच का जो एयर है उससे जो साउंड जाएगा उसके बाद आपको सुनाई देगा ना, तो सबसे ज्यादा पहले किससे गया, सॉलिड से, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ये ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, जो ट्रांसफर वेव कहते किसमें, है ना, जब वेव जो है, मान लेते हैं ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी इस स्ट्रिंग में जर्क क्रिएट कर दो तो पता है इसमें इस तरह का वेव बन जाएगा जी, है ना, तो इसको हम लोग ट्रांसफर वेव में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो स्ट्रिंग पहले रेस्ट में कुछ ऐसा था, वेव बनने के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया, या तो जो मटेरियल यहाँ पे था पार्टिकल का वो यहाँ पे चला गया ना, मॉलिक्यूल स्ट्रिंग का, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन किया ना, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन किया, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन किया है तो उसको हम लोग ट्रांसफर वेव कहते हैं। ट्रांसफर वेव में याद रखना, पता है इस पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो तो क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो ट्रफ बोलते हैं ना, ट्रफ बोलते हैं। तो ये क्रेस्ट में भी ट्रफ में भी, क्रेस्ट में भी ट्रफ में भी इस तरह से ना मोशन कर रही है, तो कह रहा है वनली क्रेस्ट, तो वनली क्रेस्ट रहेगा तो नीचे वाला नीचे वाला तो लड़ाई लड़ने लगे ना, नीचे वाला भी तो है ना, ट्रफ भी तो है, वनली ट्रफ, अगर नीचे वाला केवल लेते हैं ट्रफ लेते हैं तो बेचारा क्रेस्ट लड़ाई लड़ेगी।
बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, हाँ ये थोड़ा सा सुकून देने वाली बात है कि इसमें क्रेस्ट भी और ट्रफ भी है ना, याद रखना। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, वहाँ पे कंप्रेशन, जैसे साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बनाते हुए चलती है, तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसीलिए सी इज द करेक्ट। चलो जी 5 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करेंगे। अब प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंटेड बाय, देखो प्रोग्रेसिव वेव है जिसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स और वाई जो है मीटर में, टी मेरा सेकंड में है, द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सबसे पहले जान लो कि प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन होता है प्रोग्रेसिव वेव का, हमको निकालना वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे ए रहेगा जी, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा बोलो तो कोस दे देगा, तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाए। लेकिन याद रखना हम करें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो टी का क्वेश्चन क्या ओमेगा, तो वो बाहर चला आता है ना। अच्छा अब ये बताओ, इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा भी को अगर आप मैक्स बनाना चाहते हो, मैक्सिमम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए इसकी वैल्यू तुमको कितना लेना पड़ेगा 1, तो इसीलिए अगर इसको मैक्स बनाना चाहते हैं जी, तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा। तो बताओ भी मैक्स बराबर फिर क्या बचेगा जी, तो बचेगा ए इंटू ओमेगा। अच्छा ए का वैल्यू कितना है 10 है ना, क्योंकि देखो कंपेयर करो ना, ए का कंपेयर कर लो, यहाँ पे 10 है 10 लिख दो। अच्छा ओमेगा किसको कहते हैं, यहाँ पे टी मिस प्रिंट है जी, टी का जो कॉफिशेंट होता है ना, तो पे हो गया कितना बोले तो 100 हो गया जी, 100 पाई। अब तो 100 गुने 10 करेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 पाई है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या बोलो तो मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको समझा दिए। एक इस क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन से बोलो तो सबसे लास्ट होगा जी डी नंबर। चलो न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज, दो न्यूटन्स का फार्मूला सिंपल बता देते हैं, वो गामा पी बाय रो होता है जी, है ना, रूट अंडर, तो गामा का वैल्यू वहां पे 1 लिया गया है, तो पी बाय रो कौन सा है ना, तो क्या बोलो तो पी बाय रो। तो देख लो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो रूट अंडर पी बाय रो होता है, जहाँ पे पी मेरा क्या बोलो तो प्रेशर है, और वो मेरा क्या बोलो तो डेंसिटी है इस मीडियम का जिसमें वो ट्रेवल करेगा, तो बी क्या बोलो तो सही हो जाएगा जी। चलो एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इज, देखो याद रखना रेजोनेंस पहले है क्या ना, रेजोनेंस एक बहुत इंटरेस्टेड थिंग्स होता है जी फिजिक्स में। रेजोनेंस पता है, जैसे आप ये सुने होंगे कि रेजोनेंस एक फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, जैसे कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है ना उसका, है ना, कि बॉडी का उसका फ्रीक्वेंसी है। फिर हर वस्तु जो है दुनिया में, हर वस्तु जो है अपने आप में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है। तो अगर फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों अगर बराबर हो जाए ना, तो इस केस में क्या होता है, उस बॉडी का जो ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड अचानक बढ़ जाता है जी। इसलिए पता है आप ये जानते होंगे कि जब बहुत सारे सोल्जर जो है ना इस ब्रिज को पास करते हैं, मान लेते हैं ब्रिज है जी, ये ब्रिज को पास कर रहे हैं, तो जो सोल्जर होता है ना वो आदेश देता है, मतलब जो कैप्टन होता है वो आदेश देता है सोल्जर्स को कि आप ब्रिज में डिस्टर्ब होकर चलो, मतलब पैरेट मार के नहीं चलना ना, नहीं तो उन लोग के पास इतना ताकत होता है जी, अगर एक साथ बहुत सारा लोग मारेगा तो पहले से तो ये ब्रिज अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा एक साथ, है ना, उन लोग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब एक्सपर्ट होता है एक ही बार मतलब पुश करने के लिए ब्रिज पे, तो उसके द्वारा एक अलग फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर वो फोर्स फ्रीक्वेंसी जो सोल्जर्स के द्वारा लगाया गया और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाती है ना, तो उस केस में ब्रिज टूटने का डर होता है ना, इसलिए कहता है अपना डिसमिस करके चलो जी। तो याद रखना उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बोलो तो मैक्सिमम हो जाता है जी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो बी सही हो गया जी। नेक्स्ट द स्पीड भी ऑफ साउंड वेव इन फ्लूड हैविंग बल्क बी है और डेंसिटी दो कोई फ्लूड है जी जिसमें जो बल्क मॉडुलस वो बी दे रखा है और डेंसिटी रो दे रखा है, इसका रूट ले लो और यही किसके बराबर होता है बोलो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना इसके बाद। दो पहले समझो, मान लो कि हम लोग एक स्टेशनरी वेव पहले बना लेते हैं जी, है ना, चलो एक स्टेशनरी वेव हम लोग बना लिए, ठीक है, ये स्टेशनरी वेव है, ठीक है। देखो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं एंटी नोड, तो ये पॉइंट तुम्हारा कहलाएगा एंटी नोड, ये पॉइंट कहलाएगा नोड, ये पॉइंट फिर से क्या कहलाएगा बोलो तो एंटी नोड कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नोड, ये भी क्या कहलाएगा नोड कहलाएगा ना। अच्छा बताओ यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो कहिएगा सर लैम्डा होता है क्योंकि ये कंप्लीट वेव है इसीलिए लैम्डा।
तो क्वेश्चन पहले बढ़िया से देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। कह रहा है कि एक नोड ले लो, एक नोड ले लो जी और एक एंटी नोड ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है 1/4 था ना लैम्डा का। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो तो यहाँ से यहाँ तक, तो कहिएगा सर λ/2 कहिएगा ना। फिर हम पूछेंगे बोल ये कितना होगा जी, इसको भी आप क्या कहिए बोलो तो λ/2 होगा। अच्छा ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड और ये नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, λ/4 हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ से यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना डिस्टेंस देगा बोलो तो λ/4 देगा जी। तो λ/4 तुम्हारा ऑप्शन होगा। अगर यही क्वेश्चन को ऐसा कहता कि आप डिस्टेंस बताओ दो लगातार नोड्स के ना, दो लगातार एंटी नोड्स के, दो लगातार एंटी नोड्स, तो एक तुम्हारा एंटी नोड्स यहाँ पे है और एक एंटी नोड्स यहाँ पे है, तीन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता। इसी प्रकार से कहता है कि दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ ना, दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो जो एक तुम्हारा नोड्स यहाँ पे और दूसरा नोड्स यहाँ पे, तो यहाँ डिस्टेंस कितना बोलो तो λ/2 होगा। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे दोस्त उस तरह से टिक लगाना। तो हम लोग 2019 में जितना भी 50 क्वेश्चन था काफ़ी डीपली हम लोग मतलब सॉल्व कर लिए हैं एक एक करके काफ़ी अच्छे ढंग से। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में इस तरह से बने रहिए, सारा का सारा ईयर हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे और बहुत जल्द इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जी। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय, टेक केयर।